रीजनल लैंग्वेज हाईकोर्ट में जो यूज हो रही है वो अभी तक लिमिटेड है, और उसके अलावा जो हमारी स्टैंडिंग कमिटीज है उनका अभी तक फॉर्मेशन नहीं हुआ है 18 लोकसभा के बनने के बाद भी। अभी हम आज जो इनिशिएट करेंगे उसमें 10 क्वेश्चंस देखेंगे, और उसके अलावा आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी डेली इनिशिएटिव यूपीएससी समाचार में। जो बच्चे नए आए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि हमारी एकेडमी ने पिछले 3 सालों में 108 सिलेक्शन दिए हैं, जिनमें 2024 में 51 सिलेक्शन है, जिसमें एसडीएम डीएसपी की और अदर पोस्ट भी एकेडमी से सिलेक्शन हुए हैं। उसके अलावा 2023 में हमारी एकेडमी में जो फर्स्ट रैंक है वो हमारी एकेडमी से हुए अनिल कुमार जी। उसके अलावा जो बच्चे रिसेंटली एचसीएस के 2025 के बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए न्यू बैच आ चुके हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं। आज का हम 3 सितंबर का न्यूज़पेपर देखेंगे, जिसमें ये हमारा इंडेक्स है, इसको हम करते हैं। क्या क्या न्यूज है? नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टू मैप जेनेटिक ब्लूप्रिंट ऑफ इंडिजिनियस कैटल्स। अभी तक हम देख रहे थे कि ह्यूमंस के अंदर जीन सीक्वेंसिंग होती है, इस आर्टिकल में बताएंगे कि कैटल्स की भी सीक्वेंसिंग की जाएगी, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर देख रहे हैं हेक्टिक नेगोशिएशन ऑन फॉर कंट्रोल ऑफ हाउस पैनल्स, यानी जो ये आर्टिकल है हमारी स्टैंडिंग कमेटीज के लिए, कैसे स्टैंडिंग कमेटीज में डिले हो रहा है 2018 लोकसभा के इलेक्शन के बाद, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हाई कोर्ट में रीजनल लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस है, कैसे रीजनल लैंग्वेज लिमिटेड हो रही है, ठीक है, कैसे उनको अलाउ किया जाए हाई कोर्ट में अदर रीजनल लैंग्वेज को। उसके बाद हम देखेंगे कि यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस बाय आरबीआई, जैसे हमारा यूपीआई फोन पे है, भीम यूपीआई भीम पे है, उसमें क्या होता है कि एक बंदे से दूसरे बंदे के पास पैसा जा रहा है, ऐसे ही हमने एक नया इनिशिएट लिया है जो यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस है, आरबीआई के द्वारा ये किया गया। इसके बारे में हम अच्छे से देखेंगे। तंजावुर वीना है उसके बारे में देखेंगे, और लास्ट में आपका डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल के बारे में देखेंगे। आज की हम क्लास शुरू करते हैं टॉपिक से। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसमें क्या है, हमारा बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट आया हुआ है कि बायो ई3, इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, ठीक है। देखो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी में होता है कि आपके ना जीन की स्टडी करना। जैसे जीन्स क्या होते हैं, जैसे आपके ना डीएनए होता है, डीएनए के अंदर आपके 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, उसमें क्या होता है आपका एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेकिल, ठीक है। ये आपकी जो जीन सीक्वेंसिंग है, यूरेकिल आपका 2 बॉन्ड से और 3 बॉन्ड से ये जीन होते हैं। इन जीन की जो स्टडी करता है ना जीनोम सीक्वेंसिंग, उसकी स्टडी से क्या होता है, हमें पता लगता है कि कौन सी डिजीज है, कैसे वैक्सीन बनेगी, तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। ऐसे ही हम इस पूरे आर्टिकल में बताया गया है कि कैसे हम कैटल की जीन सीक्वेंसिंग को देख सकते हैं। कैटल की जीन सीक्वेंसिंग के बारे में देखो, हमें कैटल की जीन सीक्वेंसिंग करनी क्यों है, पहला क्वेश्चन तो यही होता है। तो इसके हमारे क्या बेनिफिट होंगे, पहले कंजर्वेशन कैटल, जो हमारी इंडिजीनियस कैटल्स है ना उनकी ब्रीड खत्म हो रही जाती, मतलब धीरे धीरे उनकी जो ब्रीड है ना वो खत्म हो रही है, तो उसको कैसे हम प्रोटेक्ट करें, उनको कंजर्व करें। सेकंड हमारा क्या है, प्रिवेंट फ्रॉम डिजीजेज, जो बाहर से डिजीज आ रही है उनसे प्रिवेंट करें, कैसे कोई भी जैसे टीबी जो एनिमल्स में होती है या फुट माउथ डिजीज होती है उससे कैसे टैकल करें, है ना। उसके बाद क्या आपके वैक्सीन डेवलपमेंट, वैक्सीन को डेवलप करें ताकि जैसे टीबी की अगर कोई डिजीज है कैटल्स में तो उसको कैसे टैकल किया जाए। उसके बाद प्योरिटी मेंटेन, जैसे कि हम क्या करते हैं कि दो कैटल्स को हाइब्रिड होती है, फिर जो उनकी हाइब्रिड होती है ना वो इतनी प्योर नहीं होती, उसमें धीरे धीरे इम्प्योरिटी आनी शुरू हो जाती है। तो जो पहली वाले उनके पेरेंट की आपके जो उनके पेरेंट्स थे उनकी प्योरिटी को कैसे मेंटेन रखा जाए, उनके जो जीन्स हैं उनको कैसे मेंटेन रखा जाए, इस सब में इसमें आर्टिकल में दिया गया है, ठीक है। तो इसमें देखो जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे ना एक वर्ड है बायो ई3। बायो ई3 में क्या होता है, आपका ई से क्या है एम्प्लॉयमेंट, ई से क्या है इकोनॉमी, और ई से क्या है आपका एनवायरमेंट। यानी बायोटेक्नोलॉजी को हम 3 एरियाज में, ये आप मेंस में लिख सकते हैं, पेपर 3 में इकोनॉमी में भी लिख सकते हैं, एनवायरमेंट में भी लिख सकते हैं। कैसे हम इकोनॉमी में, कैसे हम एम्प्लॉयमेंट में, और कैसे हम एनवायरमेंट में इसको देखेंगे। देखो इकोनॉमी में कैसे देख सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के यूज से हम क्या न्यू ब्रीड्स बनाएंगे जो हमारी इकोनॉमी में ग्रो करवाएंगे, ठीक है। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। उसके अलावा क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगी, जब बायोटेक्नोलॉजी आएगी तो उससे रिलेटेड अलग अलग न्यू न्यू एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होंगे, ठीक है, इस फील्ड में, साइंस के फील्ड में। तो ये आर्टिकल है, आप इसको क्लियरली पढ़ लिएगा, इसमें ये सारी इसी चीज से रिलेटेड है। देखो इसमें एक नया वर्ड आता है
न्यू जनरेशन सीक्वेंसिंग। देखो न्यू जनरेशन सीक्वेंसिंग का क्या मतलब है कि जो आपके अभी तक हम क्या कर रहे थे, डीएनए और आरएनए की सीक्वेंस को रीड आउट कर रहे थे, लेकिन वो क्या था, एक स्लो प्रोसेस थी। न्यू जनरेशन सीक्वेंसिंग एनजीएस में क्या है कि एडवांस डीएनए की सीक्वेंसिंग को हम रीड करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि रैपिडली है ना, हम उसकी प्रोसेस को, जैसे अभी कोई नया वायरस आया, हम बहुत स्लो उनकी जीन की प्रोसेस को रीड कर रहे हैं, उसको टैकल करने में हमें टाइम लग रहा है, लेकिन जब हमारे पास एनजीएस आ जाएगा, न्यू जनरेशन सीक्वेंसिंग को हम प्रॉपर यूज करेंगे, तो उसी प्रोसेस को हम जल्दी कर लेंगे, ठीक है। ये आर्टिकल आपके इस चीज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें यही बता रहे हैं कि कैसे ये आपके जीनोम, जीनोम क्या होता है, डीएनए की स्टडी को बोल रहे हैं। फिर आपका है ट्रांसक्रिप्टोमर्स। ट्रांसक्रिप्टोमर्स क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ आरएनए सीक्वेंस, जैसे डीएनए की सीक्वेंस होती है वैसे आरएनए की होती है। उसके बाद क्या है, ऑफरिंग। ऑफरिंग क्या है, जैसे सॉरी इसमें क्या है आपका एपिजीनोम्स। एपिजीनोम्स में क्या होता है कि कुछ जीन्स होते हैं, आपकी सीक्वेंस होती है, कुछ तो आपकी एक्सप्रेस करते हैं, जैसे मेरी आईज का कलर अगर ब्लैक है तो कुछ जीन्स ने एक्सप्रेस कर रखा है, ठीक है। जैसे मेरे स्किन का कलर कुछ है तो उसमें कुछ जीन्स ने आपके एक्सप्रेस कर रखा है, लेकिन कुछ उस टाइम में ऑफ रहती हैं जो अपना एक्सप्रेस नहीं करती हैं। जब हमें क्या दोनों जीन्स की स्टडी करना है, कौन सा एक्सप्रेस करना है, कौन सा स्विच ऑफ है, तो स्विच ऑफ की और स्विच ऑन दी, यानी दोनों जीन्स की स्टडी करने को बोलता है एपिजीनोम्स। इन सभी टेक्नोलॉजीज के जो आपकी एनजीएस टेक्नोलॉजी है ना, उनसे आप अपन इस तीनों को, यानी जीनोम को, ट्रांसक्रिप्टोमर्स को और एपिजीनोम्स को स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि क्लिनिकल डायग्नोस, जो क्लिनिकल डायग्नोस है उसको देख सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी स्टडी उसको देख सकते हैं, और ऑफरिंग फास्टर, यानी कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है, फास्टर कर सकता है प्रोसेस को, ठीक है। ये सब हम इससे रिलेटेड हो जाता है। वही मैंने आपको बताया था, कंजर्वेशन के लिए होता है। वैक्सीन प्लेटफॉर्म हो गया आपका, ठीक है। ये आपकी डिजीज है जिससे हम ये कर सकते हैं, मतलब डिजीज को रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला था ना, आपका फुट माउथ डिजीज है एनिमल्स में, ठीक है। वैक्सीन बना सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी उसने इस एफर्ट्स में अपना वो दिया इनिशिएट, बायो ई3। बायो ई3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये वैक्सीन हो गया आपका, डायग्नोस हो गया। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स वो मोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि कोई भी लिविंग बींग्स है वो किसी भी इनटेक कर रहा है और उससे जो मोलिक्यूल्स बना रहा है वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। इसमें देखो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एक पीवाईक्यू है, अब इस पीवाईक्यू को रीड आउट करें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है, ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी पे आया हुआ है कि स्टैंडिंग कमेटी जो 18th लोकसभा अभी इलेक्शन हुए थे, हमारी जो गवर्नमेंट बनी है उसमें जो स्टैंडिंग कमेटी, देखो बिल क्या होता है, जैसे बिल होता है, ठीक है, बिल पहले बिल आएगा लोकसभा या राज्यसभा में, एक लोकसभा या राज्यसभा एक हाउस के अंदर बिल आया, फिर वो पास करेगा, फिर वो आपके पास जाएगा राज्यसभा या लोकसभा के पास। अगर लोकसभा ने बिल इनिशिएट किया तो वो राज्यसभा के पास, और राज्यसभा ने इनिशिएट किया है तो पास होगा लोकसभा के पास। अब दोनों हाउस के बाद पास होने के बाद किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट एसेट दे देता है, वो एक्ट बन जाता है। तो इसकी जो प्रोसेस होती है ना, जैसे लोकसभा में बिल गया है तो उसमें लोकसभा में क्या होता है, जनरल डिस्कशन होता है, उसके अंदर क्या होती है, कमेटी फॉर्मेशन होता है, तो स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, 24 स्टैंडिंग कमेटीज है। वो जो कमेटी फॉर्मेशन होगा उसमें क्या करेंगे, कमेटीज बिल को अच्छे से डिस्कस करते हैं, तो उन्हीं कमेटी में क्या हो रहा है, डिले हो रहा है। तो ये हम पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज के बारे में देखेंगे। ये क्या होते हैं, परमानेंट कमेटी होती है, एग्जामिन करती है बिल्स को, बजट को और पॉलिसी ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स की। टोटल 24 डिपार्टमेंट रिलेटिंग पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज हैं, जिसमें 16 लोकसभा के अंदर आती है और 8 राज्यसभा के अंदर आती है। ये क्या करती है, इनका प्ले बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्क्रूटनी, और क्या होता है, ओपिनियन देती है अपनी, और डिटेल एनालिसिस करती है किसी भी बिल का, ठीक है। इसके बाद क्या है, जो इसमें एमपीज होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। इनकी जो रिकमेंडेशन होती है ना वो नॉन बाइंडिंग होती है, शेप पार्लियामेंट्री डिबेट्स एंड डिस्कशन बाय अलाउिंग मोर डिटेल डिस्कशन। इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन होता है क्लोज बाय क्लोज में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज की जो सिग्निफिकेंस है, यानी इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहले क्या है, डिटेल एनालिसिस मैंने आपको बताया, नॉन पार्टीशन डिस्कशन, यानी इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, नहीं होता है, ठीक है। ये इसके आपके सिग्निफिकेंस में आते हैं। फिर क्या होगा, एक्सपर्ट इनपुट्स। एक्सपर्ट इनपुट्स का मतलब क्या है कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज के इसमें मेंबर्स होते हैं, वो आपको स्पेसिफिक नॉलेज देते हैं किसी भी बिल के रिगार्डिंग में, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में क्या आता है आपका कि क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं कि कैसे आपका जो बिल आ रहा है ये सही है कि नहीं है, इसमें इतनी अमाउंट जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, इसके क्या प्रोज हैं क्या कौन से, तो उसकी प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होती है बाय क्वेश्चनिंग, ठीक है। एफिशिएंसी, देखो वर्कलोड एग्जाम
एग्जामिनिंग इशू इन स्मॉलर ग्रुप्स, यानी जो आपका बिल आया है उसको स्मॉल स्मॉल क्लोज बाय क्लोज कमिटीज के अंडर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, वर्कलोड आपका कम होगा, ठीक है। इससे एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, क्योंकि आपके जो स्टैंडिंग कमेटी होंगे अपोजिशन और जो आपकी गवर्नमेंट है दोनों के मेंबर बैठेंगे और उसको अच्छे से ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद लेजिस्लेटिव क्वालिटी इंप्रूव होगी, ठीक है। रिकमेंडेशन देंगे उसको बिल में कि भाई इस बिल में ये कमी है, आप इसको ऐसे इंप्रूव करो, तो उससे क्या होगी, आपकी लेजिस्लेटिव क्वालिटी जो है वो इंप्रूव होगी। उसके बाद चैलेंजेस क्या है, देखो ये हमने सिग्निफिकेंस देख लिए, ये आपका पूरा एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है मेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके चैलेंजेस क्या क्या है, देखो चैलेंजेस में आते हैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। जो बिल आते हैं उसमें जो स्टैंडिंग कमेटीज होती है उसमें बहुत बारी ऐसा होता है कि आपको ना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस दिखने को मिलता है, जिससे क्या होता है कि ना बिल में उसकी जो एक ऑटोनमी है, जो उसकी एक फेयर आपकी चीज आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लिमिटेड टाइम, यानी बिल के पास होने के लिए उनके पास लिमिटेड टाइम होता है जिसमें वो पूरे क्लोज नहीं देख पाते, तो वो उसको ग्लूटीन मोड से बाद में पास कर देते हैं। नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन, यानी जो वो रिकमेंडेशन देते हैं वो बाइंडिंग नहीं है, तो अगर वो रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होगी तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इतना। फिर लैक ऑफ एक्सपर्टीज, लैक ऑफ डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज, यानी जो स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए जिस बिल के रिगार्डिंग में, कभी कभी हम देखते हैं कि उस कमेटी के मेंबर्स में वो प्रॉपर नहीं है, यानी लैक ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज है, ठीक है, एक्सपर्टीज की कमी है। उसके अलावा क्या है, डिलेड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉर्मिंग होता है उसमें क्या होता है, हमारे डिलेइंग प्रोसेस होता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा टाइम लेने पे हमारी जो प्रोसेस है वो डिले हो जाती है किसी भी बिल को एक्ट में लाने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, मतलब जो आपके रिसोर्स है ना वो लिमिटेड है, ठीक है। ये आपके सारे क्या थे, चैलेंज थे। इसके बाद देखेंगे वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में हम क्या कर सकते हैं, देखो किसी भी चीज का अगर हमें वे फॉरवर्ड लिखना होता है तो उसके चैलेंजेस का सोल्यूशन दो। जैसे इसमें क्या बोल रहा है, मैंने पहले क्या बोला था, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। आपकी वे फॉरवर्ड में क्या है, स्ट्रेंथन इंडिपेंडेंस, यानी जो विदाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और अनबायस्ड होनी चाहिए, ठीक है। उनको अनबायस्ड करो, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को रिड्यूस करो या खत्म करो, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द मेंबर, उनके जो मेंबर है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। टाइमली फॉर्मेशन, यानी जो आपकी कमेटीज है उनका टाइमली फॉर्मेशन हो, अवॉइड डिलेज, यानी डिले आपके कम हो, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि जो मेक रिकमेंडेशन बाइंडिंग, अगर कोई स्टैंडिंग कमेटी अपनी रिकमेंडेशन दे रही है तो उसको बाइंडिंग करो या मैंडेटरी करो, ठीक है। उसके अलावा क्या है, बेटर रिसर्च एंड टेक्निकल सपोर्ट, पब्लिक इंगेजमेंट होनी चाहिए, आपकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और आपके सिटीजन पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपके 2023 में क्वेश्चन आए हुए हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम पे आए हुए हैं, तो आप उसमें सारे चैलेंजेस लिख सकते हैं, उनके सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं। जैसे इसमें क्या है आपका, फाइनेंशियल कमेटी हेल्प इन दिस इंस्टीट्यूशन, यानी फाइनेंशियल कमेटी के ऊपर है ना। देखो अब क्या बोल रहा है कि हाई कोर्ट है, उसमें रीजनल लैंग्वेज की बात हो रही है कि कैसे रीजनल लैंग्वेज को हम हाई कोर्ट में ला सकते हैं ना। तो अभी रिसेंटली कितने हाई कोर्ट हैं जिन्होंने रीजनल लैंग्वेज को अलाउ कर रखा है, ओनली देयर आर 4 हाई कोर्ट्स। कितने हैं, ओनली 4 हाई कोर्ट्स हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, जिसमें हमने क्या किया है, हिंदी को प्रोसीडिंग किया है एज ए रीजनल लैंग्वेज। इंग्लिश उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है बट हिंदी को भी वो यूज कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ये देखो, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा प्रोविजन है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 348(1) इंडियन कॉन्स्टिट्यूट मैंडेट इंग्लिश फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट प्रोसीडिंग, यानी आर्टिकल जो आपका 348(1) है वो आपका मैंडेट करता है किसको, इंग्लिश को, यानी ये ऑफिशियल लैंग्वेज बनाता है। दूसरा क्या बोल रहा है, स्टेट को भी ऑथोराइज है कि रीजनल लैंग्वेज को स्टेट हाई कोर्ट में लागू कर सकते हैं, किससे, प्रेसिडेंट की कंसेंट से। तो ये आपके दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन से आर्टिकल है, और स्टेट में अगर करनी है तो प्रेसिडेंट की आपकी कंसेंट लगेगी, ठीक है। इसके बाद क्या है कि प्रपोजल हुआ था तमिलनाडु में, गुजरात में, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, इनमें क्या बोला गया था कि आपका ना रीजनल लैंग्वेज हम हाई कोर्ट में लागू करेंगे, लेकिन इस पे ना बाद में मना कर दिया था 2012 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम में जो रहे थे। चैलेंजेस क्या है, देखो अगर रीजनल लैंग्वेज आपके हाई कोर्ट में आती है तो उसके क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़ेंगे। पहला चैलेंज है आपके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी इसका मतलब है कि आपकी जो स्किल है ना उस लैंग्वेज के रिगार्डिंग वो कम है इस फील्ड में, ठीक है। जैसे आप बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज को अगर आप हाई कोर्ट में लाओगे तो जो टर्म्स होती है हाई कोर्ट की, जो लीगल टर्म्स होती हैं, जो उनके कीवर्ड्स होते हैं ना, वो आप प्रॉपर अपनी रीजनल लैंग्वेज में जब लाओगे तो उसमें प्रॉपर जो प्रोफिशिएंसी है वो नहीं आ पाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या, कम्युनिकेशन डिफिकल्ट होगा, ठीक है। कुछ लोगों को वो टर्म्स आ रही होंगी, कुछ को नहीं आ रही होंगी, तो उसके लिए क्या, कम्युनिकेशन डिफिकल्ट होगा।
यूनिफॉर्मिटी इशू, यानी अगर पूरे इंडिया पे हमने एक कॉमन लैंग्वेज में अगर जुडिशरी सिस्टम को देखना है तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे बहुत सारी लैंग्वेज, तो हर स्टेट के साथ अलग रीजनल लैंग्वेज होगी, तो हमारी यूनिफॉर्मिटी का इशू आएगा। उसके बाद क्या आएगा, ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट्स, यानी ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट में क्या होगी, जो रीजनल लैंग्वेज है उसका क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली होगा। अगर हम हर हाई कोर्ट में अगर क्या करें, रीजनल लैंग्वेज को ट्रेनिंग मतलब रीजनल लैंग्वेज में अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने लग जाए अगर हाई कोर्ट में, तो क्या होगा कि आपकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा होगी, ठीक है, और टाइम भी डिले होगा। इसके बाद क्या आपका रिसोर्स कंस्टेंट, हमारे इतने रिसोर्सेज नहीं है। देखो कुछ टॉपिक है ना, आप कैसे होते हैं, कुछ पॉइंट जो सभी उसमें आ जाते हैं, जैसे आपका अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो ये ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट्स का, यूनिफॉर्मिटी इशू, रिसोर्स कंस्टेंट, जैसे हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट कर पाए ना, मतलब रिसोर्स ज्यादा यूज होंगे। लीगल डॉक्यूमेंटेशन, लीगल डॉक्यूमेंटेशन में क्या बोल रहा है कि बहुत सारी लैंग्वेज अगर एक ही डॉक्यूमेंट करेंगे, जैसे एक ही वर्ड को अगर हम अलग अलग लैंग्वेज में उसका मीनिंग निकालेंगे या उसको ट्रांसलेट करेंगे तो वहां पे एरर आएगा, ठीक है, ये उसकी बात कर रहा है। रेसिस्टेंट टू चेंज, यानी कोई भी अगर आप देखो, अगर हम बोलते हैं कि जुडिशरी में अभी इंग्लिश लैंग्वेज है ऑफिशियल, उसको हम रीजनल लैंग्वेज में लाएंगे, तो रीजनल लैंग्वेज में अगर हम उसको लाएंगे तो क्या होगा आपका, क्या होगा, रेजिस्टेंट, यानी लोग उसको जल्दी से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर उसको जल्दी से अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा कि भाई उसमें थोड़ा थोड़ा टाइम लग जाता है, ऐसा बोलते हैं ना, चेंज होने में टाइम लग जाता है किसी भी चीज को, तो सेम प्रोसेस है कि रेजिस्टेंट होगा स्टार्टिंग में, इंप्लीमेंटेशन इशू होंगे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स होंगे। ये आपका यूपीएससी 2021 में जुडिशरी के रिगार्डिंग पीवाईक्यू है। देखो अब क्या बोल रहा है, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस आरबीआई ने अभी न्यू इनिशिएटिव लिया है। जैसे यूपीआई होता है, यूपीआई में क्या होता है कि एक बंदे से दूसरे बंदे के पास पैसे ऐसे मिनटों में चले जाते हैं, ऐसे क्लिक करते ही, ऐसे ही हमें लोन लेना हो, अगर लैंडिंग लेनी हो, ठीक है, लेंडर से, तो वो सेम प्रोसेस है, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। ये कौन स्टार्ट कर रहा है, आरबीआई इसका इनिशिएटिव अभी इसने पुट किया है। वैसे तो ये जो आपकी केसीसी स्कीम है, किसान क्रेडिट स्कीम, उसमें इन्होंने अ, छोटे लेवल पे प्रोजेक्ट लेके आए थे। अभी इसको ऑल ओवर इंडिया में प्रोजेक्ट की बात हो रही है, लेकिन अभी इंप्लीमेंट नहीं होगा, पहले ये कुछ प्राइवेट सेक्टर में ही इंप्लीमेंट होगा। तो लेट्स सी इसमें क्या है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है बैंक्स, एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइन टेक कंपनीज है, यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की कंपनीज है, स्टार्टअप्स है, वो सब किसके अंदर आएंगे, आपके डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आएंगे। पेमेंट हो गए, क्रेडिट हो गए, ऑफिशियल फाइनेंशियल एक्टिविटी होगी, क्रेडिट अप्राइजल आर अवेलेबल विद डिफरेंट एंटिटीज, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये जो बोल रहे हैं कि जैसे कि आपकी जो क्रेडिट है, देखो इसमें क्या होता है, आपका एक प्लेटफॉर्म होगा जिसमें एक जो जिसको बोरो करना है उसकी सारी इंफॉर्मेशन होगी, और जो लैंड करने वाला अपनी मनी वो वहां पे क्लिक करेगा, जैसे इसी आपके जो यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस है उस पे जाएगा और चेक करेगा कि किसको अमाउंट चाहिए, किसको मनी चाहिए, तो वहां पे उसका जितना भी बैकग्राउंड है ना वो सारा आ जाएगा। इस आर्टिकल में बताता है कि जैसे कि आपके मैंने बताया ना, किसान क्रेडिट कार्ड में आपकी ये पहले लॉन्च हो चुका था, कोई मतलब एक पायलट प्रोजेक्ट आया था, वहां पे चेक किया गया था इसको, है ना। ये डोर स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन्स का है विदाउट एनी पेपर वर्क, ठीक है, इसमें मतलब ज्यादा आपको डिले करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, विदाउट पेपर वर्क आप इजीली किसी को अपना पैसा उधार दे सकते हैं, बेसिकली क्रेडिट पे है। फ्रिक्शन लेस क्रेडिट की बात कर रहा है, नॉन ब्रांडेड एज यूएलआई, ठीक है। व्हाट इज यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस क्या है, मैंने आपको अच्छे से बताया, देखो फैसिलिट ए seamless and consent based following of digital information including land records various states from multiple data service provided to lenders। इसमें क्या बोल रहा है कि बहुत सारे जैसे कि lenders को अगर किसी को मनी देनी है तो बहुत सारे आपके क्या, अगर लैंडर उसको मनी किसी को प्रोवाइड करनी है तो जो प्लेटफॉर्म होगा उस पर आपकी सारी डेटा होगी, ठीक है, उसमें आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड्स भी होंगे उस बंदे के जिसको मनी देनी है, ठीक है। कट डाउन द टाइम टेकन, स्मॉल मतलब आपका जो टाइम टेकन है उस प्रोसेस को कम कर देगा, स्मॉलर स्केल तक जाएगा, रूरल एरियाज तक जाएगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, रिड्यूस होगी कॉस्ट की, क्विकर मतलब फास्ट होगा, ठीक है, और आपके लार्ज स्केल एरिया पे होगा, है ना। वर्किंग में क्या है कि प्लग एंड प्ले का रोल प्ले करेगा, अप्रोच टू एंश्योर डिजिटल एक्सेस का। डेयरी फार्मर, देखो एक एग्जांपल दिया है कि किसी डेयरी फार्मर को अगर लोन चाहिए तो वो कैसे लोन ले सकता है, आपका कैश फ्लो करना है तो वो डेयरी फार्मर पे जो लेंडर है, लेंडर कौन होता है जिसको पैसा देना है,
तो जो लेंडर है वो डेयरी फार्मर का जो भी मैनेजमेंट है उससे कांटेक्ट करेगा कि आपके कितने यहाँ पे लोग हैं जिनको पैसा चाहिए। तो उन जितने भी पर्सन्स की इंफॉर्मेशन है वो आपका मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगा, और मैनेजमेंट उन सबकी इंफॉर्मेशन, यानी पहले उन्होंने कभी एनपीआई तो नहीं किया, ठीक है, एनपीआई क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। इसके बाद आपका सिग्निफिकेंस देखो इसमें क्या है, रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करेंगे। उसके बाद क्या है, एक्सपेक्ट टू क्रिएट लार्ज अनमीट डिमांड, यानी जो आपकी लार्ज अनमीट जो डिमांड आपकी मीट नहीं होती है उसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है इसमें, एग्रीकल्चर क्रेडिट्स को एक्सेस करेंगे, अवेल करेंगे लोन एस्टेब्लिशमेंट देयर आइडेंटिटी, ठीक है। एक आपका जैम यूपीआई यूएलआई 2023 में 2030 में ना जैम आया था, ट्रिनिटी आई थी, गवर्नमेंट लेके आई थी, तो उससे इसको लिंक करके देख रहे हैं। उसमें क्या था कि जैसे आपकी जनधन आधार मोबाइल योजना, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट आपके खाते में आपके पैसे जाएंगे, तो उससे लिंक करने की बात कर रहे हैं, किसको, यूपीआई को, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस को, यूपीआई को और जैम को, इन तीनों को लिंक करने की बात करें। इसके बाद क्या है आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना 2015 में क्वेश्चन आया था, उस टाइम में स्कीम आई थी, तो उसके रिगार्डिंग है। देखो अब प्रधानमंत्री जन धन, धन आ गया तो किससे रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, इसलिए प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। उसके अलावा क्या इसमें आपका, ये एक वीणा है, तंजावुर तमिलनाडु में एक वीणा है, क्या है आपका फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको जीआई टैग मिला था, ठीक है। तो ये देख लो, ये आपकी वीणा है, इसको जीआई टैग मिला था 2012 में मिला था, जैक फ्रूट वुड की बनी होती है ये, इसकी जैसे नेक हो गया, रिसोनेटर हो गया आपका, और टर्निंग बॉक्स हो गया, जैसे टर्निंग बॉक्स हो गया, नेक हो गया है ना। जैसे आपकी ये एक पीवाईक्यू आया है, हल्बी हो हुई, ये क्या है आपके, तो ये सारे आपके ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। लास्ट जो आपका आर्टिकल हो जाता है वो डिजास्टर मैनेजमेंट से, डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या है कि अभी है ना नया बिल इनिशिएट किया है, ठीक है, जो 2025 के एक्ट था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का जो एक्ट था 2005 का, उसमें अमेंडमेंट की बात की गई है ना। तो उसमें क्या हुआ है कि नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी थी और हाई लेवल कमेटीज हैं, इनको इनमें मतलब डिले होता है, तो इनको बंद करके जो आपके स्टेट लेवल, देखो पहले क्या था, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी कमेटीज थी, तो नेशनल लेवल और स्टेट लेवल की कमेटी अब इन, सॉरी, नेशनल लेवल और स्टेट लेवल की जो आपकी क्या है अथॉरिटीज हैं वो इन कमेटीज का फंक्शन देखेंगी, मतलब अब वो कमेटीज का भी फंक्शन करेंगे। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी प्रिपेयर करेंगे क्या, स्टेट और नेशनल लेवल के प्लान्स को, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, अर्बन डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर्म होगी, ठीक है, फॉर द स्टेट कैपिटल के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अभी आपने दिल्ली का रिसेंटली इंसिडेंट देखा होगा, तो उसमें क्या ऐसे ब्लेम कर रहे थे, ब्लेम गेम चल रहा था, तो अब क्या बोल रहे हैं कि अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनेगी, और वो क्या इंश्योर करेगी, वो आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंश्योर करेगी। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फंक्शन, देखो सेंट्रलाइजेशन, अगर हम कमेटीज को हटा रहे हैं तो सेंट्रलाइजेशन फॉर्म में आ रही है, तो ये कंसर्न में बात कर रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फंक्शन नेसेसरी फाइनेंशियली डेवल्यूशन क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स, सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी है इसकी, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हैज बीन एक्सेस सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, जैसे फंड हो गया, देखो क्या होता है कि फंड का आपका एक्सेस क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस के पास होता है, मतलब सेंटर के पास होता है, तो जो फंड है ना डिस्ट्रीब्यूट करने में, जैसे कि कोई नेशनल डिजास्टर को फेस कर रहे हैं, किसी ने डिजास्टर फेस किया, तो उसके पास फंड नहीं आते हैं, मिटिगेशन के जो आपके फंड होते हैं वो प्रॉपर नीचे तक नहीं जा पाते, तो उससे रिलेटेड बात की गई है इसमें। अब्सेंस ऑफ डिजास्टर सिक्योरिटी कोड, सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो ये सब क्या है, आपके फंड में डिले होती है, कोर कंसर्न है, ठीक है। डिजास्टर की जो आपकी एक डेफिनेशन थी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में, वो बहुत पुरानी हो चुकी है, उसमें जैसे हीट वेव का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, तो उसमें क्या क्या है, उसमें 12 चीजों को इंक्लूड किया गया है, आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जो साइक्लोन है, ड्रॉट है, अर्थक्वेक है, फायर है, फ्लड है, सुनामी है, हेलस्टॉर्म है, लैंडस्लाइड है, एवलेंचेस जो आपकी बर्फ का ढलना होता है ना, बर्फ के तूफान आते हैं उसको बोल रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट हो गया आपका, पेस्ट अटैक हो गया, फॉरेस्ट एंड कोल्ड वेव, कोल्ड वेव है बट देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ हीट वेव नहीं है, जबकि इंडिया में 536 हीट वेव के डेज देखे गए हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 10,635, यानी बहुत बड़ा अमाउंट हो जाती है, इतने लोग हीट वेव से मर गए, तो हीट वेव तो कंसिडर ही नहीं कर रखी हमारे इस एक्ट में। तो ये हमारे कंसर्न एरिया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ हीट वेव होना चाहिए, कि क्लासिफिकेशन ऑफ हीट वेव मतलब हीट वेव हम किसे कंसिडर कर रहे हैं, जैसे अलग अलग है, जैसे
अपने हरियाणा रीजन में अगर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो वो हीट वेव में नहीं आ रहा, जबकि अगर वही हिमाचल के अंदर 40 डिग्री टेम्परेचर आ जाता है तो वो हीट वेव में कंसिडर होता है। तो ये क्लासिफिकेशन ना अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि डेफिनेशन ऑफ हीट वेव की जो एक्ट में वो प्रॉपर है ही नहीं, ओल्ड डेफिनेशन है, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट कर रखी है डेफिनेशन को, तो उसको इम्प्रूव करो। जो हीट वेव है ऐसे कॉन्सेप्ट को भी लाओ, जो हीट आइलैंड है उन कॉन्सेप्ट्स को भी इसमें पुट करो, ये सब बात करके। नोटिफाइड डिजास्टर क्या बोल रखा है, जैसे साइक्लोन हो गए, ड्रोट हो गए, इन सबको नोटिफाइड डिजास्टर में इंक्लूड कर रखा है, जबकि आपके हीट वेव को नहीं कर रखा, ठीक है। तो ये आपके जो, अब देखो ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिसी में और आपके प्लान्स में, गाइडलाइंस में और डिजास्टर मैनेजमेंट में, ठीक है। डैमेज और डिस्ट्रक्शंस को ये देखती है और मिटिगेशन प्रोग्राम इन सबसे डील करती है। आज के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो ये हमारे आज के क्वेश्चन है, आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। थैंक यू।